Hello everyone, welcome to all of you. This is Pooja. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में, किस तरीके से और जो भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा था कि कैसे उसे अलग अलग कैटेगरीज में उसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी दी थी, हाईएस्ट जो कैटेगरी थी जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रखा गया था, वो था किंगडम। क्लियर। इसके बाद था फाइलम एंड डिवीजन, देन आफ्टर क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो जो यहाँ पर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को शो किया गया है, ये असेंडिंग आर्डर में शो किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम स्पीसीज टैक्सा से अपर की तरफ जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म में जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनमें जो सिमिलरिटी है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, यानी कि उसमें मोर सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब हम किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे स्पीसीज की तरफ, तो हमें इनमें डिसिमिलरिटी मोस्ट देखने को मिलेंगी, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें डिसिमिलरिटी जो है इंक्रीज होगी। फाइलम टर्म एनिमल के लिए यूज़ करते हैं एंड जो डिवीज़न टर्म है, जो डिवीज़न रैंक है, ये हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट के लिए यूज़ करते हैं लाइक इसका जो लास्ट का जो नेम रहेगा, जैसे उसमें आपको फाइटा देखने को मिलेगा, जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइटा। क्लियर। इस तरीके से उसे फाइटा टर्म लगा हुआ मिलेगा पीछे की तरफ लास्ट में। और जो डिवीज़न टर्म है, इसको सबसे पहले जे इकलर ने दिया था। किसने दिया था? जे इकलर ने डिवीज़न टर्म को दिया था। क्लियर। एंड क्लास इसके बाद आएगी, तो क्लास का जो लास्ट में पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो हमें मोस्ट ऑफ क्या देखने को मिलेगा? लास्ट में हमें फाइसी देखने को मिलेगा, फाइसी टर्म मिलेगा देखने को, या फिर हमें ऑप्सीडा देखने को मिलेगा, ऑप्सीडा। क्लियर। ऑप्सीडा देखने को मिलेगा। जैसे बात करें कि क्लोरोफाइसी, तो क्या है? ये क्लास है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, जो कि एल्गी की ये सभी क्लास हैं एल्गी किंगडम की। या फिर ऑप्सीडा की बात करें तो जैसे टेरिडोसीटा, लाइकोप्सीडा। ठीक, ये हमें यहाँ पर ऑप्सीडा देखने को मिलेगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ ये क्लास है। क्लियर। एंड क्लास टर्म को कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्लास टर्म को कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर की क्या पहचान है? सबसे लास्ट में एल्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एल्स। जैसे साइकेडेल्स, तो साइकस का ऑर्डर क्या है? साइकेडेल्स। इस तरीके से हम ऑर्डर की पहचान कर सकते हैं कि हाँ दिस इज अ ऑर्डर। क्लियर। एंड ऑर्डर टर्म है, ये भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। इसके बाद आता है फैमिली। तो फैमिली जो टर्म है, इसको जॉन रे ने दिया था। फैमिली टर्म को जॉन रे ने दिया था। क्लियर। अब फैमिली की कैसे पहचान करेंगे? तो फैमिली में सबसे लास्ट में एसी लिखा रहेगा, एसी, लाइक दिस, जिससे कि हम फैमिली की पहचान कर लेंगे एसी टर्म से। क्लियर। और जो जो फैमिली टर्म है, इसको किसने दिया? जॉन रे ने दिया। इसके बाद जीनस एंड स्पीसीज को भी कैरोलस लीनियस ने इनके टर्म दिया था। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी और इसे अच्छे से डिटेल में समझा था कि फाइलम को कैसे कैटेगराइज करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते समय उसे जो किंगडम रैंक है या किंगडम कैटेगरी है वो कैसे देंगे, उसे किस किंगडम में कैसे रखेंगे। तो ये सारी बातें कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए। और इस वीडियो में अब बात करेंगे आज टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। क्लियर। नाउ अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स? तो टैक्सोनॉमिक ऐड के टाइप्स और उसकी डिटेल जानने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाई रिक्वायर टैक्सोनॉमिक एड्स, हमें टैक्सोनॉमिक एड्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो ह्यूमन बींग्स का नेचर है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है कि अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि वो हर एक चीज़ को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। वो चाहे नेचुरल चीज़ें हों, भले ही वो अपने डिस्टिंक्ट होने की
कगार पर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाली जनरेशन के टाइम क्या होगा कि चीज़ें जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी, जिससे आने वाली फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम होगी ही। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो वुमेन्स है वो फॉरेस्ट को डिसफॉरेस्ट कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, प्लांट हैं, उन्हें क्या कर रहा है, उनकी कटाई कर रहा है, कहीं फर्नीचर के लिए, कागज़ के लिए। तो क्या है, इस तरीके से चीज़ें को ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारी नेचर डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या ये सारे जो आज चीज़ें हम जो आज अपने अराउंड में, वर्ल्ड में डाइवर्सिटी को देख रहे हैं, ये चीज़ें एक समय आने पर क्या है, जो कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। तो आने वाली जनरेशन्स को क्या पता चलेगा इसके बारे में, क्लियर। तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, यानी कि उनका स्पेसिमेंस या डेड या फिर हम लिविंग फॉर्म किसी भी तरीके से क्या है, आने वाली जनरेशन के लिए उस चीज़ को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, क्लियर। तो ऐसा बहुत पहले से होता भी आ रहा है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट जब से इस चीज़ के लिए अलर्ट हुए हैं कि हर एक चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनिमल्स का और प्लांट्स का, इन चीज़ों का जब से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तभी से क्या हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत सी स्पेसिमेंस को, प्लांट्स को, चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं। लिविंग है तो उनके लिए जूलॉजिकल पार्क, गार्डन, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे अराउंड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, या कह सकते हैं जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल है। इसके बाद अब बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स की क्या रिक्वायर है। जब भी हम किसी भी चीज़ की सिस्टमिक स्टडी करना चाहते हैं, मीन्स कि कोई भी थिंग्स है, जैसे प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है, या कोई भी चीज़ हमें नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखनी है, ठीक है, तो उसे हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जब भी हम उस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें क्या होता है कि ये चीज़ें अगर पहले से हमने स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर रखा है, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो वहाँ से हमें बहुत सारी डेटा और जानकारी मिलेगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल रहती हैं लाइफ टाइम के लिए। और इससे फर्दर क्या होता है, हमें एक सटीक कह सकते हैं डेटा वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, लाइक रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन। 1 सेकेंड। सपोज करिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को आपने नोन किया है, आपके पास कोई भी नोविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा, उसके लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। तो जो टैक्सोनोमिक एड्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायनासोर का, ठीक है, या फिर आर्कियोप्टेरिस का। तो आर्कियोप्टेरिस क्या है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो जब भी हमारे पास आर्कियोप्टेरिस का फॉसिल्स था, उसका प्रिजर्वेशन था, साइंटिस्ट लोगों को मिला, तो उन्होंने उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, दिस इज एनिमल्स, इज रेप्टाइल्स एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिलोंग फ्रॉम बर्ड्स। यानी कि अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बर्ड से मैच कर रहे हैं, तो हम उसे बर्ड वाले कैटेगरीज में रखेंगे, बर्ड्स की क्लास में रखेंगे। ठीक, और अगर उसके कैरेक्टर्स रेप्टाइल से मैच कर रहे हैं, तो हम उसे रेप्टाइल्स वाली क्लास में रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब पहले से आर्कियोप्टेरिस का हमारे पास उसका प्रिजर्वेशन था, ठीक है, उसका स्पेसिमेंस हमारे पास था, तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हेल्प से हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। अब वो इनके टैक्सोनॉमिक एड्स को यूज़ करने के लिए क्या है कि जो हमारे पास स्पेसिमेंस हैं, या जो प्रिजर्व एनिमल्स या प्लांट हैं, उनको रख रखाव के लिए हमारे पास एक इंसेंटिव लेबोरेटरी होनी चाहिए, यानी कि स्टडी करने के लिए एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जहाँ पे हमें चीज़ें हम अच्छे से उन्हें प्रिजर्व करके वहाँ पर अपने डेटा को एनालाइज कर सकें, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एनालाइज कर सकें कि हाँ, हमें पर्टिकुलर किस क्लास, किंगडम या कौन सी कैटेगरी देनी है। क्लियर। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द
एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। तो हमें किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, कोई भी हमारे पास मूविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे हमें आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए टैक्सोनॉमिक एड्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इसके साथ साथ क्या है कि जैसे हमारे पास कोई प्रिजर्व, पहले से हमारे पास प्रिजर्व कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को के बारे में तो बताएगा, साथ साथ क्या करेगा कि उसके जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो अदर ऑर्गेनिज्म के बीच उसके बीच में कितना रिलेशन है, इस चीज़ को वो भी अच्छे से डिफाइन करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से टैक्सोनोमिक एड्स को यूज़ करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमारे पास मूविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर हम उसे क्लासीफाई कर पाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें दिखा और बस हमने जस्ट उसे बता दिया कि हाँ ये इस किंगडम का है, इसमें क्लास में रखेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को डीपली एनालाइज करना होता है, उनको कैरेक्टर्स, जो उनके मॉर्फोलॉजिकल उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनके बेसिस पर एनालाइज करना होता है कि हम देख सकते हैं हाँ इसके पास टेल है, इसके पास लेग्स एब्सेंट हैं, तो हाँ दिस इज आर रेप्टाइल्स, या फिर रेप्टाइल्स है तो उसमें जो उसके लेग एब्सेंट हैं, तो हाँ ये स्नैक वाली क्लास में आएगा। तो हम उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देखकर समझ सकते हैं कि हाँ ये इस क्लास में हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करिए हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं है, कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या उनके बिना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं ना। तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हैं, इतना इजी नहीं होता है कि हम ऐसे ही बिना किसी सोर्स के या बिना किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या डेटा के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। क्लियर। तो आप देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक जो एड्स हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। क्लियर। कौन कौन से ऐसे टैक्सोनॉमिक्स ऐड हैं जिन्हें हम यूज़ करके इजीली हम किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे उसकी कैटेगरी या रैंक में रख सकते हैं। सो लेट्स नाउ, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हर्बेरियम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हर्बेरियम के अंदर हम प्लांट्स को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखेंगे। एंड जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें जूलॉजिकल पार्क में किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। और बोटेनिकल गार्डन, इसके बाद फ्लोरा की बात करेंगे कि मैनुअल एंड म्यूजियम एंड लास्ट इज मोनोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट को उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे उसकी रैंक या कैटेगरीज को दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इनके बिना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन करके देखेंगे कि हर्बेरियम के अंतर्गत किस तरीके से प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, फिर वहाँ से किस तरीके से रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात कहें तो जो ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं इन्हें रेफरेंस के रूप में यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारे पास पहले से स्पेसिमेंस है, जो उनके कैरेक्टर हमारे पास पहले से लिखे हुए हैं, उनके रिलेशनशिप दी हुई है, उसके बेसिस पर हम एनालाइज करके उन्हें नेक्स्ट कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर। नाउ हर्बेरियम के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी प्लांट हमारे पास हैं, ड्राइड प्लांट, ठीक है, जिनको हमने पहले से प्रेस कर रखा है, ड्राइड प्लांट है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के बाद फाइल बना ली जाती है उन स्पेसिमेंस की, और उन फाइल का कलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक, और फिर उन्हें एक हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। अब सपोज करिए कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है,
ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म जो आपको आइडेंटिफाई किया है कोई मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बट आप उसे अब क्लासीफाई करना चाहते हैं, कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट जाएंगे हर्बेरियम लैब में अपनी, ठीक है, और वहाँ से उससे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा है उस वाली फैमिली या क्लास और किंगडम में जाएंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ से इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मैच कर रहे हैं और जो उसके बीच में रिलेशनशिप है उसे वो भी मैच कर रही है, तो आप सिंपली इजी तरीके से आप उसे उस कैटेगरीज में रख सकते हैं, यानी कि अपने फाइनली कंक्लूजन तक आप अजी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से जो हर्बेरियम है ये क्या करता है, ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह वर्क करता है। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमिकल ऐड में ऐसा कौन सा एड्स है जो क्विकली रेफरेंस देता है, ठीक है। क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह वर्क करता है क्योंकि हम यहाँ से बहुत जल्दी अपने रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स की। बॉटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं, लिविंग प्लांट को, ठीक है, लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके उसे स्पेशलाइज्ड कर लिया जाता है और फिर इसे रेफरेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। जो सबसे फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन है, ठीक है, जो सबसे फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स है वो क्यू में प्रेजेंट है, इंग्लैंड में, और यही आपका फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन है। इसके बाद इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो इंडिया का फर्स्ट है वो हावड़ा में स्थित है। एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, NBRI, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि NBRI कहाँ पर स्थित है, ठीक है, NBRI कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी इंडिया में, वो भी कहाँ, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ऐड, जो हमारा नेक्स्ट ऐड्स है वो है म्यूज़ियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम क्या है, ये भी एक बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। जब भी हम इंटर में होते हैं या फिर BSc MSc में, तो हम लोग लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल लैब में क्या देखते हैं कि जो स्पेसिमेंस हैं वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, किसमें, कंटेन्स या फिर जार में उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसमें क्या, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाल के, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल के जार या कंटेनर में वहाँ पे हम लोगों को स्पेसिमेंस दिखाए जाते हैं कि दिस इज़ स्पेसिमेन, और इसको आपके कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। अगर आप 12th एस्पायरेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। क्लियर। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस, और बहुत से जैसे साइकॉन है उनके लिए कोई भी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालने की रिक्वायर नहीं होती है, ठीक, तो उन्हें हम क्या करते हैं, जैसे स्पंज है उन स्पेसिमेंस को क्या है, ड्राई फॉर्म में हमने प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। जो हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो उसे हम किल या फिर पिनिंग कर देंगे, देन आफ्टर हम उससे इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व कर लेंगे। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो लार्ज एनिमल्स या फिर बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, आइस में स्टफट कर देंगे, या फिर उन्हें हम किसी चीज़ में स्टफट करके फिर उसे हम प्रिजर्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जो म्यूज़ियम में हम बहुत बार क्या था, एनिमल्स के स्केलेटन को भी कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक। तो इस तरीके से म्यूज़ियम में जो भी हमने स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा है वो क्या करेंगे, वो हमें रेफरेंस देंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए या फिर कैटेगराइज करने के लिए। क्लियर। एंड नाउ इज नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऐड, ये जूलॉजिकल पार्क्स है। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या करते हैं हम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स एक्सप्लॉइट अधिक एक्सप्लॉइटेशन के कारण विलुप्त होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जूलॉजिकल पार्क में क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है अंडर द ह्यूमन केयर, ठीक है। ह्यूमन के अंडर में, क्योंकि उनकी देखभाल तो ह्यूमन ही करेंगे, तो फिर उनको फूड हैबिट्स, इन सारी चीज़ों की जो फूड है, उनका जो हैबिट्स है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पर उन्हें उनके इन्वायरमेंट में ही प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो इसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, इसे जू कहते हैं,
ठीक, आप सभी लोग आई होप जू गए होंगे, चिड़ियाघर सभी लोग गए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को हम या एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में भी क्या साथ साथ प्रोटेक्शन तो मिलता ही इन्हें है, और यहीं से भी हम अपना कोई रेफरेंस भी ले सकते हैं अगर हमें कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज की क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, की इज अनदर टॉक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज। मीन्स जो जब भी जो हम की एड्स को यूज़ करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के कंट्रास्टिक कैरेक्टर के बेसिस पर यूज़ करते हैं। लाइक उस इसके पास दो पेयर कपल्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि दो पेयर कंट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली क्या कपल्ड कह देते हैं या फिर हम उन्हें लीड भी कहते हैं। आप बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम दो कंट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेते हैं, जैसे कि हाँ ये प्लांट है या फिर एनिमल है, तो अगर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल के हैं तो हम एक लीड को रिजेक्ट कर देंगे, जिससे हम कह रहे थे कि हाँ ये प्लांट है। यानी कि जब की एड्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को या फिर प्लांट या एनिमल्स को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करने के लिए, तब हम दो वहाँ पे कंट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यूज़ करते हैं, देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं या फिर डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, और उन दोनों में से जो भी दो हमने स्टेटमेंट लिया है उन्हें हम क्या लीड कहेंगे, और उन दोनों में से जो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस लीड को हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद से फिर क्या करेंगे दूसरे दो कंट्रास्टिक फीचर लेंगे, और फिर से जो उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे एप्लीकेबल है उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर या उसकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर जो उस पर एप्लीकेबल होगा उस लीड को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो नहीं एप्लीकेबल होगा उस लीड को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये बिल्कुल हाइपोथेसिस की तरह होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम उसके एक कह सकते हैं कि एनालाइटिक नेचर की बेसिस पर हम की एड्स को यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके अतिरिक्त फ्लोरा एंड मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉजिस आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दैट मीन्स जो फ्लोरा है, ठीक है, जो फ्लोरा है एंड जो मैनुअल्स और मोनोग्राफ, ठीक, एंड कैटलॉग्स, इन टेक्सोनोमिकल एड्स को भी हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, मूविंग प्लांट है, तो हम उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके फ्लोरा से यानी कि उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर देखेंगे कि उसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं या फिर उसका जो हैबिटेट है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, तो उस फ्लोरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पर हम उसके कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे, ठीक है, उस प्लांट के कि जिस भी उस एरिया में दिया गया है वो प्लांट जिस भी एरिया का है। इसी तरीके से हम मैनुअल्स को भी यूज़ करते हैं, मैनुअल्स को यूज़ करके भी किसी भी प्लांट को या फिर एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोग्राफ में हम उसकी केवल एक टैक्सा की जो है इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। मीन्स मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सॉन, यानी कि मोनोग्राफ जब भी हम ऐड को यूज़ करेंगे, मोनोग्राफ टैक्सोनोमिक एड्स को जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर एक टैक्सॉन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा होगा। लाइक कि हमारे पास कोई भी प्लांट है, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई भी प्लांट है, तो अगर वो किसी भी फैमिली को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यानी कि एक फैमिली हमने ले लिया, उस फैमिली से अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है उस फैमिली को, तो यानी कि हम समझ आएंगे कि हाँ ये इस फैमिली का है। लेकिन इस फैमिली के बेसिस पर हम नहीं बता सकते कि इससे हमें किस जीनस स्पीसीज या फिर किस ऑर्डर में रखना है। तो मोनोग्राफ जो है वो केवल एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सभी टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में स्टडी कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इन चीज़ों को वो लाइन टू लाइन अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए।
और NBS KBS से यहाँ से एग्ज़ाम पूछा जा सकता है। TGT PGT में भी आपको यहाँ से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ठीक है। और नीट के लिए तो ये यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीट के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मोनोग्राफ्स जो टैक्सोनोमिक एड्स हैं वो कितने टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको इस वाली लाइन को अच्छे से याद रखना है। क्लियर। तो हमने टैक्सोनोमिक एड्स में क्या क्या देख लिया, देखो हर्बेरियम के बारे में बात कर लिया, मोनोग्राफ देख लिया, म्यूजियम, इसके बाद जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात कर ली, ठीक। की के बारे में देखा, फ्लोरा के बारे में देख लिया, मैनुअल, जो कि मैनुअल में क्या करते हैं प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं वहाँ पर उस प्लांट को मैनुअली किसी एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पर उस प्लांट को जो है क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, प्लांट है या फिर एनिमल्स, ठीक। उसके बाद क्या देखा, बॉटेनिकल गार्डन्स के भी बारे में बात कर ली। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स। इन टैक्सोनॉमिकल एड्स के बिना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।